सब? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि वन शॉट वीडियो का और एक यहाँ पे लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहां पे चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये पेपर सेटर का एकदम ही फेवरेट टॉपिक रहा है। बाकी चैप्टर वाइज अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो और अपनी तैयारी उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। आज के लेक्चर की बात करें तो भाई ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है उसको इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो भाई उसका जो मीनिंग एंड कंसेप्ट है उसको करेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, 4 ही स्टेप्स है, याद रखना बहुत ही आसान है, निमोनिक भी बता दूंगी। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है, डिविजन स्ट्रक्चर क्या है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है एंड उसकी सूटेबिलिटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होती है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाएंगे। भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और टाइप्स में कंफ्यूज होना नहीं है। टाइप्स मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर या तो डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो भाई डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों में क्या कनेक्शन है और दोनों के बीच में क्या अंतर है, सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे कवर 100% में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं विद द मीनिंग और द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किताबी भाषा तो भाई आपके सामने है ही, पहले इसको सिंपल शब्दों में तो समझा जाए। तो यहाँ पे जब मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? देखिए ऑर्गेनाइजिंग ना 2 चीजें करता है। सबसे पहले अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो प्राइमरी एंड द फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में हम सोचते हैं क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन क्या काम करेगा, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। लेकिन जब बेटा हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे मैनेजर्स क्या करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज है दैट इज arranging the required resources such as men, material, machinery, etc. ठीक है, अब अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, प्लानिंग में हमने सोच तो लिया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन क्या काम करेगा, लेकिन भाई सब तुमको काम करने के लिए, काम शुरू करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। अच्छा, प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए। रिसोर्सेज होंगे तब तो तुम काम करोगे ना, वरना काम करोगे कैसे जब चीजें ही नहीं है। ये तो ऐसे हो गया जैसे खाना पकाना है बट खाना पकाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है ना। तो रिसोर्सेज अरेंज करना, प्लानिंग के मुताबिक क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये काम को देखते हुए अकॉर्डिंगली जो आपके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग मतलब इतना ही होता है कि प्लानिंग के मुताबिक चीजें इकट्ठा करके रिसोर्सेज अरेंज करना? नो, ऑर्गेनाइजिंग के 2 काम होते हैं। एक तो होता है कि प्लानिंग के मुताबिक जो काम है उसके मुताबिक रिसोर्सेज को अरेंज करना, चाहे वो मैन, मटेरियल, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल हो, या तो यहां पे क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल structure for the company। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग का, तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक कंपनी में बनाना। अब आप पूछोगे मैम ये तो ठीक है बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना मतलब क्या? तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं कहती हूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और ये फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब होता है फ्रेमवर्क विद इन विच managerial and operational tasks are performed। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म। मतलब क्या, यह किस तरीके से बनाया जाता है?
देखो बेटा, अगर हम कोई भी कंपनी की बात करें तो कंपनी को जो काम करना होता है सिस्टमैटिक तरीके से करना होता है। ऐसे तो नहीं हो सकता है कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है कर रहा है, जो सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता। सबका एक डेफिनेट काम होता है, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, सबके डिसाइडेड वर्क होते हैं, डिविजन ऑफ वर्क होता है, और सब कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करता है। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या काम करेगा, किसका क्या चीज पे फोकस होगा, किसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किसका क्या रोल होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपार्टमेंट्स में कौन क्या काम करेगा, क्या क्या पोजीशंस होगी, ये हम पहले से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखता है। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान के चलिए एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर है, सीएफओ, सीईओ, सीटीओ, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद हम इसी कंपनी को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब आपकी कंपनी में कौन से कितने कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लेटर से मेरी कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि मार्केटिंग की सारी चीजें देखता है, सारे एक्टिविटीज को देखता है। दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि है यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट है जो कि है यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट है जो कि है मेरा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड पांचवा डिपार्टमेंट है जो कि है मेरा यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने मेरी कंपनी को यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होगा। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज देखेगा, चाहे वो सेल्स करना हो, प्रमोशन करना हो, एडवर्टीजमेंट करना हो, बैनर्स, ब्रोशर्स बनवाने हो, एक्सेट्रा। सिमिलरली हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हमेशा एक मैनेजर होगा। ठीक है, उसके अंडर एक असिस्टेंट मैनेजर होगा जो कि उसको असिस्ट करेगा, उसकी मदद करेगा। ठीक है, उसके अंडर एक टीम लीडर होगा, टीएल जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, एंड उसके अंडर 10 एम्प्लॉयज हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो एचआर डिपार्टमेंट में भी मैं कहती हूँ एक मैनेजर है, साथ ही साथ उसको असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पे भी एक टीम लीडर है, एंड यहाँ पे टोटल 7 एम्प्लॉयज है जो इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिसाइड किया, आर&डी डिपार्टमेंट का डिसाइड किया, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिसाइड किया। तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस होगी, टोटल कितने लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करेंगे, किस पोजीशन पे काम करेंगे, ये एक मैंने स्ट्रक्चर डिसाइड किया। काफी बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं तो स्टाफिंग में क्या करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बोला कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा, एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, एक टीम लीडर होगा और 10 एम्प्लॉयज होंगे। वो कौन होगा ये मैं स्टाफिंग में ढूंढने जाऊंगी। तो मुझे पता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर चाहिए, तो मैं स्टाफिंग करूंगी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, एक मैनेजर को ढूंढ के लेके आऊंगी। तो ये खाली पोजीशंस है, मैं बस डिसाइड कर रही हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या पोजीशंस होगी। अभी ये खाली है, भरने का काम स्टाफिंग करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर कंपनी के लिए डिजाइन करूंगी कि भाई मेरे कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस होगी, और इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये कौन बनाता है, तो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें बेटा तो 2 चीजों पे फोकस करता है। कौन सी 2 चीजें, सबसे पहले तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, मैन मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा, उनको अरेंज करने पे। दूसरी चीज यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो डिजाइन करना होता है, अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म, इसके ऊपर फोकस करता है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब किताबी भाषा में इसको कैसे लिखना है, कैसे वर्ड्स में पुटअप करना है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है उसका एक डेफिनेशन हमारे हेनरी फ्योल जी ने यहाँ पे दिया है। हेनरी फ्योल जी के शब्दों में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए सब कुछ उसको प्रोवाइड करना, चाहे वो यहाँ पे रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, टूल्स हो, कैपिटल पर्सनल हो, इक्विपमेंट्स हो, एक्सेट्रा।
तो वही मैंने कहा, जो जो रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग में हम आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है। अब ये तो लिखा गया है, अब इसको समझ जाते हैं। सबसे पहले तो कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप परफॉर्म करते हो, आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, क्यों करते हो? अरे मैनेजमेंट ही क्यों करते हो? तो मेन एम या पर्पस ऑफ मैनेजमेंट एक ही है, क्या है? टू अचीव द गोल्स ऑफ द कंपनी। बराबर। तो पहली चीज तो हम ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं सो दैट हम कंपनी के जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम पूरा कर सकें। दूसरी चीज, हम यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मशीनरी है, लोग है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसको अरेंज करता है। ठीक है। तीसरी चीज, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। भाई साहब ये ना मेरे को समझ नहीं आया, समझ लेते हैं दोस्त। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन and grouping of different एक्टिविटीज करते हैं, मतलब हम करते क्या है और इसको करते कैसे है, दोनों चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैंने प्लान यहाँ पे बनाया, प्लान में क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या क्या काम करना है, क्या क्या एक्टिविटीज है जो मुझे परफॉर्म करनी होगी मेरे कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैंने बोला देखो, एक तो ना मेरे को प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल सोर्स करना होगा। ठीक है। अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल मुझे जो है ढूंढना पड़ेगा, सप्लायर अच्छे से अच्छा मुझे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, मुझे यहाँ पे कुछ मशीनरीज लगेगी। ठीक है। एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरा, मुझे यहाँ पे लोग लगेंगे। ठीक है। तो मुझे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि भाई काम करेगा कौन, तो वर्कर्स चाहिए, लेबरर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, ये मुझे करना होगा। फिर मुझे उनको थोड़ा बहुत काम मशीनरी सिखाना होगा, तो उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी। ये सब लाने के लिए मेरे को यहाँ पे पैसा लगेगा, तो फाइनेंस अरेंज करना होगा, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखने होंगे, कहाँ से कितना पैसा आ सकता है, ये थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेट करना होगा। प्रोडक्ट बनने के बाद बिकेगा, उसके लिए मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करनी होगी। ठीक है। हो सकता है मेरे को यहाँ पे ऑफर्स भी देने पड़े, भाई डिस्काउंट विस्काउंट देना पड़ेगा शुरुआत में। तो ये काम है जो मुझे यहाँ पे करना है। एक लंबी चौड़ी सी मैंने लिस्ट बनाई कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या काम, एक्टिविटीज या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि भाई हर एक टास्क जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, या कौन से ऐसे टास्क है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिमिलर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना, मशीनरीज एंड टूल्स लाना, ये सब तो प्रोडक्शन में जाएगा ना, ये सब प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर एक्टिविटीज है, एक ही डिपार्टमेंट को कंसर्न है, प्रोडक्शन। फिर उसके बाद जब मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करती हूँ, मैं जब ट्रेनिंग की बात करती हूँ, तो ये सब HR डिपार्टमेंट का काम है ना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखेगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ फाइनेंसेस को अरेंज करने की, तो पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब देखने की बात है। ये तो कंपनी का यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, जो पैसे से जुड़ी सारी चीजें मैनेज करता है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एडवर्टीजमेंट्स करना, ऑफर्स देना, डिस्काउंट्स देना, तो ये सब कौन देखता है बेटा, तो ये सब कंपनी का जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे देखता है। तो सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज की कि भाई मुझे मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज है जो यहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। फिर मैंने जो सिमिलर, एक दूसरे से कनेक्टेड या एक दूसरे से जुड़ी एक्टिविटीज है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज, उसको इकट्ठा किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। मार्केटिंग की एक्टिविटीज को इकट्ठा किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। तब तो पता चलेगा ना कि भाई मेरी कंपनी में कौन से और कितने डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही करता है, और उसी के बेसिस पे कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे हमने मीनिंग एंड कंसेप्ट को एकदम इन डिटेल कर लिया है, तो हमारे लिए ये मीनिंग एंड कंसेप्ट अभी आसान हो जाएगा। अच्छा, मीनिंग एंड कंसेप्ट आप समझ गए ना, तो आगे जो आपका प्रोसेस है वो भी आपके लिए काफी आसान होने वाला है।
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बात करें तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में टोटल सिर्फ 4 स्टेप्स है जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। चारों स्टेप्स को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद रख सकते हो, दैट इज आइडिया विद अ स्माइल। अच्छा, आइडिया विद अ स्माइल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड उसके बाद है यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है आइडिया में, इसलिए हम कहते हैं आइडिया विद अ स्माइल। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग अगर आप एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करना चाहते हो तो इसका एक डेफिनेट प्रोसेस है तो स्टेप्स ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो सकते, इसलिए आपको प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज लिखने हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करते वक्त सबसे पहला स्टेप जो बेटा आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, मुझे मेरे कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट तैयार करो। उसके बाद कौन क्या काम करेगा, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये यहाँ पर डिसीजन लो। तो सबसे पहले आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो कि भाई कौन क्या काम करेगा, कौन सी एक्टिविटी किस डिपार्टमेंट में जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एचआर का काम है, अब ये मार्केटिंग या प्रोडक्शन या फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं देखेगा। इससे क्या होता है, पहले से तय हो जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम देखेगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, सब अपने अपने काम अपने अपने एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं और सब में क्लैरिटी होती है कि भाई किसका क्या काम है, किसको क्या काम पे यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हम यहाँ पे करते हैं, हमेशा हम डिसाइड करके रखते हैं पहले से कि कौन क्या काम करेगा, कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन सी एक्टिविटी किस डिपार्टमेंट की यहाँ पे देखोगी। ठीक है, आगे चलते बेटा फिर टू द सेकेंड स्टेप जो कि है यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेटा जो भी सिमिलर एक्टिविटीज है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी बताया था कि मार्केटिंग से जुड़ी जो भी एक्टिविटीज है, जैसे एग्जाम्पल को अगर आप लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे बनाते हैं। जैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि रॉ मटेरियल सोर्स करना, मशीनरी एंड टूल्स को ऑर्डर करना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, तो मैं जो सिमिलर एक्टिविटीज है उसको इकट्ठा करूंगी और ये दोनों एक्टिविटीज मिल मिलाकर मैं इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक बना के उसमें यहाँ पे डाल दूंगी। सिमिलरली एचआर डिपार्टमेंट बनाऊंगी, उसकी एक्टिविटीज डालाऊंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें ये एक्टिविटीज डाल दूंगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें ये एक्टिविटीज यहाँ पे डाल दूंगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कितने कितने डिपार्टमेंट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, और यही जो सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाना है, इसी को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, एक बार आपने तय कर लिया कि बेटा आपकी कंपनी में कौन से कितने कितने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर आपको तय करना है कि आपकी कंपनी जो है कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी। देखो, कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपके पास चॉइस होती है, या तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकते हो या तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो इसको समझो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये जो है आपका एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम जो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम जो भी डिपार्टमेंट्स बनाते हैं वो डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म। कि भाई मार्केटिंग का तुम काम कर रहे हो ना तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना लिया, प्रोडक्शन का काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने बना लिया। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे बात करते हो, चलो ये तो एग्जाम्पल किसका है बेटा, तो ये तो जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वही अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, दूसरी कंपनी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेटेस्ट एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, या तो चलो रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे अमूल कंपनी का। ठीक है, अब बेटा अमूल एक नहीं अनेक प्रोडक्ट्स बनाता है, तो मैंने यहाँ पे अमूल का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चलो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर आ जाएगा आपका कोई भी कंपनी में उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, CEO है, CFO है, CTO है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक्सेट्रा। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मैं इस कंपनी को डिपार्टमेंट के बेसिस पे नहीं, बल्कि ये जो कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है उसके बेसिस पे डिवाइड करूंगी। जैसे मुझे पता है कि अमूल एक प्रोडक्ट बनाता है जो है अमूल के डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं एक डेयरी प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंट बना दूंगी। फिर उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट में अमूल की चॉकलेट्स का बना दूंगी।
ठीक है, फिर उसके बाद मैं और एक डिपार्टमेंट बनाऊंगी, अमूल की जो डिफरेंट बेकरी आइटम्स होती है उसका मैं एक डिपार्टमेंट बना दूंगी, है ना। फिर अमूल यहाँ पे डिफरेंट आइसक्रीम्स बनाता है तो आइसक्रीम्स का मैं एक डिपार्टमेंट बना दूंगी, ठीक है। फिर अमूल जो है डिफरेंट डेजर्ट्स बनाता है तो डेजर्ट्स का एक डिपार्टमेंट बना दूंगी, जैसे अमूल की रसमलाई, काजू कतली, खाने का नाम नहीं लेती, भूख लग जाएगी ठीक है, तो डिफरेंट डेजर्ट्स का यहाँ पे डिपार्टमेंट बना दूंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट्स काम के बेसिस पे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बोला कि एक मार्केटिंग, एक एचआर, एक प्रोडक्शन, नो। मैंने जो डिपार्टमेंट्स बनाए, एक कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब हर एक प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स का अपना एक अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, अब उसका खुद का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए उनका खुद का एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, फिर उनका खुद का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, उनका खुद का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे चॉकलेट्स के लिए होगा, बेकरी आइटम्स के लिए होगा, आइसक्रीम्स के लिए होगा और डेजर्ट्स के लिए भी होगा। हर एक प्रोडक्ट का एक अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, हर एक प्रोडक्ट का अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग एचआर डिपार्टमेंट होगा। तो अगर 5 प्रोडक्ट्स है तो 5 मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होंगे, 5 एचआर डिपार्टमेंट्स होंगे, 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो डिविजनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हम जो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस नहीं बनाते, हम उसको बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो वो कंपनी यहाँ पे बना रही है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपकी कौन सी कंपनी है, कितने प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो, उसके बेसिस पे या तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकते हो या तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपके पास चॉइस है, ठीक है। एक बार आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने बना लिया, उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे जाते हो, दैट इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब कौन सा एम्प्लॉय क्या काम यहाँ पे करेगा। देखो बेटा, हमें पता है कि मार्केटिंग में एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, एक टीम लीडर होगा और 10 एम्प्लॉयज होंगे, ये पता है कौन कौन होगा उस डिपार्टमेंट में। बट हर एक व्यक्ति जो उस डिपार्टमेंट में है, जैसे मैनेजर है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, भाई उसका क्या काम होगा, क्या रोल होगा, क्या ड्यूटीज होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हैं, किसकी क्या काम, क्या जिम्मेदारी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी अथॉरिटी यहाँ पे होगी, और इसी के बेसिस पे हम लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है यहाँ पे आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश करना। देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बॉस कौन और मेरा जूनियर कौन, ये मेरे को तो पता होना चाहिए। मैं किससे ऑर्डर्स लूंगी, मैं किसको ऑर्डर्स दूंगी, मैं किससे इंस्ट्रक्शंस लूंगी, मैं किसको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मैं किसको रिपोर्ट करूंगी, कौन मेरे को रिपोर्ट करेगा, ये मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तो एक क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स यहाँ पे ही तय होती है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है यहाँ पे डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जिसकी ड्यूटी, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा, उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा, उसकी पोजीशन भी ज्यादा। तो यहाँ पे कौन सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, यह भी तय हो जाता है। जैसे मार्केटिंग का मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है, बराबर, तो मैनेजर सुपीरियर है, असिस्टेंट मैनेजर सबऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि मैनेजर की जिम्मेदारी ज्यादा है, असिस्टेंट मैनेजर की कम है, तो मैनेजर की अथॉरिटी ज्यादा है, असिस्टेंट मैनेजर की कम है। तो ऑर्गेनाइजिंग में भाई कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, ये हम पहले से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर कर देते हैं कि कल उनकी कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसकी सुनूं और मैं किसको यहाँ पे ऑर्डर्स दूं, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, याद रखना इसके सिर्फ 4 स्टेप्स है, आइडिया विद अ स्माइल, ठीक है। आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इंपॉर्टेंस, या तो आप इसको कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन या तो एक कंपनी में है। सबसे पहला यहाँ पे कारण है कि ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, और वो है यहाँ पे आपका बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। देखो बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था कि इन द फर्स्ट स्टेप हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कौन क्या काम करेगा, कौन से डिपार्टमेंट की क्या एक्टिविटीज होगी। डिवीजन ऑफ वर्क करने से 2 फायदे आपको मिलते हैं, एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, सबको अपना अपना काम पता है, सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, कोई किसी और का काम नहीं कर रहा, रिपीटेटिव काम नहीं हो रहा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है।
दूसरी चीज, जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो इससे आपको बेनिफिट और स्पेशलाइजेशन भी मिलता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका सिर्फ मार्केटिंग का काम है, वो बार बार लगातार एक ही काम करेगा, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। तो एक काम को बार बार लगातार करते रहेगा तो भाई उसमें वो एक्सपर्ट और माहिर भी हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क से बेटा आपको बेनिफिट और स्पेशलाइजेशन मिलता है। स्पेशलाइजेशन के कारण कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो जाता है, एफिशिएंसी से काम कर पाता है, बेहतर काम कर पाता है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस कहता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे हमने देखा था लास्ट स्टेप क्या था, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो बेटा कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, ये 100% यहाँ पे क्लियर होता है। एंड यही क्लैरिटी के वजह से कोई कंफ्यूजन कर उठ के क्रिएट नहीं होता है कि कौन किसका बॉस है, मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं, मुझे किससे ऑर्डर्स यहाँ पे देने हैं। तो ये क्लैरिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग होता है और बिल्कुल भी कंफ्यूजन इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या तो आप कह सकते हो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। आपने यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क किया, डिवीजन ऑफ वर्क करने के कारण कोई भी डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी। देखो बेटा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कब होता है, जब पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कौन क्या काम करेगा, तो सब अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं। काफी बार ऐसे होता है एक काम 2 जन कर रहे हैं, अब 2 जन को करने की जरूरत नहीं थी, किसी एक का तो वेस्ट जाना है। तो यहाँ पे जब आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करते हो तो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, समय वेस्ट होता है, कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है। बट मैंने पहले ही डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है, पहले से बता रखा है कौन क्या काम करेगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का सवाल ही नहीं है। और डुप्लीकेशन नहीं होगा तो ना काम रिपीटेटिव होगा, ना रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ना कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग से एक आपको बेनिफिट मिलता है एंड दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, या तो आप इसको मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज अडॉप्शन टू चेंज। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट ना कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वो ना आपके लिए रुक रहा है ना मेरे लिए रुक रहा है, वो बार बार लगातार रेगुलरली बदलते रहेगा बदलते रहेगा बदलते रहेगा। तो ये चेंज को अपनाना आसान होना चाहिए। देखिए चेंज होगा तो आपको तो अपनाना ही है, आपको अपने बिजनेस को उसके मुताबिक एडजस्ट और अडेप्ट तो करना ही है, लेकिन इसको इजी या स्मूथ कैसे कर सके। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग ना इसको इजी और स्मूथ करता है, कैसे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट में बता देती हूँ। ठीक है। मान के चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों स्ट्रक्चर का ले लेती हूँ, चलो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, डिविजनल स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। ठीक है। मान के चलो कि मैं यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर का पहले एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट आ जाएगा, बराबर है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मैं कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है। लेट अस अज्यूम कि मेरी कंपनी में टोटल 4 डिपार्टमेंट्स है। एक है मेरा यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है मेरा यहाँ पे HR डिपार्टमेंट, ठीक है, तीसरा है मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड चौथा है मेरा यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट। टोटल मेरे कंपनी में यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स है बाबू, तो टोटल मेरे कंपनी में यहाँ पे 4 या 4 डिपार्टमेंट्स है। ओके। अब यहाँ पे ना एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एक नई मशीनरी आई है, और मुझे वो नई मशीनरी या टेक्नोलॉजी या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके मेरे को प्रोडक्शन करना है। तो जाहिर सी बात है जो वर्कर्स है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, उनको नई मशीनरी सिखानी पड़ेगी, उनको उनके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको काम सिखाना पड़ेगा, ये मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। किधर करना पड़ेगा, तो ये सारा जो ट्रेनिंग है, चेंजेस है, वो किधर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स है जैसे मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है, कि इनमें कोई चेंजेस फिलहाल लाने की जरूरत है नहीं है। किधर लाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स बिना डिस्टर्ब हुए अपना काम जो कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली करेंगे ना। तो चेंजेस अगर मुझे एक ही डिपार्टमेंट में लाना है तो मैं उसी डिपार्टमेंट में चेंजेस लाऊंगी, वहीं पे ट्रेनिंग करूंगी, वहीं पे चेंजेस लेके आऊंगी। बाकी डिपार्टमेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो अपना काम जैसे कर रहे थे स्मूथली वो करते रहेंगे। सिमिलरली मान के चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे मेरी कंपनी में चूज कर रखा है कि हम यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाएंगे। ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं, लेटर से यहाँ पे अमूल कंपनी है, कंपनी में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट।
ठीक है। उसके बाद हमने कंपनी को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि अमूल जो है फिलहाल सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे एक हो गए उनके चॉकलेट्स, देन वी हैव आइसक्रीम्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड डेजर्ट्स। ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स है जो अमूल आज की तारीख में बना रहा है। अब अमूल कहता है कि भाई हमें तो ना बेकरी आइटम्स में भी जाना है, हमें एक नया यहाँ पे कैटेगरी लॉन्च करना है, न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो कि है बेकरी आइटम्स, जैसे ब्रेड है, बन्स है, पाव्स है, बिस्किट्स है, खारी है, टोस्ट है, एक्सेट्रा। तो मुझे ये न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐड करना है, लॉन्च करना है। अमूल एज अ कंपनी को यहाँ पे अपने कंपनी में एक नया बिजनेस यहाँ पे नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट में शुरू करना है। अब जब बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च होगा, लेटेस्ट से एक नया प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर रही हूँ, बाकियों को कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत है क्या? वो जो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वो करते रहेंगे। मैं बेकरी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करूंगी, उसका अलग मार्केटिंग, अलग प्रोडक्शन, अलग फाइनेंस, अलग एचआर डिपार्टमेंट होगा। मुझे उसके लिए एग्जिस्टिंग जो काम हो रहा है, बाकी प्रोडक्ट्स का जो काम हो रहा है, वो डिस्टर्ब करने की, रोकने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए, बिना एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब किए, बिना एग्जिस्टिंग काम को चेंज किए, मैं यहाँ पे बिजनेस चेंजेस को अपना सकती हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अडेप्ट कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीजों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना कितना आसान हो जाता है। देखो बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो उस डिपार्टमेंट को देखता है, हैंडल करता है, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करता है और उसको अचीव करने के लिए प्लान्स बनाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का काम देखना है। अच्छा, उसको फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन का कुछ काम करना है, देखना है? नहीं, सिर्फ मार्केटिंग का काम देखना है। उसके अंडर जो असिस्टेंट मैनेजर है, जो एम्प्लॉयज है, जो टीम लीडर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केटिंग का काम देखेंगे, करेंगे, वही काम बार बार लगातार करते रहेंगे, देखते रहेंगे, मैनेज करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, गोल्स को अचीव करेंगे। बराबर है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग। तो मैं अगर एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज मार्केटिंग में है, मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का काम देखना है, वही काम मैनेज करना है, मार्केटिंग करने वाले लोगों को ही मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, वही काम सिखाना है, तो बाबू मेरे लिए आसान है ना। जो काम मुझे आता है, करते आ रही हूँ, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज है, वही चीज को करना, वही चीज को मैनेज करना, उसी को यहाँ पे कंट्रोल, कोऑर्डिनेट करना आसान होता है। और इसीलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को एक तरीके से उसका मैनेजर मैनेज करता है और वो उसी काम को लेकर यहाँ पे फोकस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। देखो बेटा, अगर बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो भी यहाँ पे आसान हो जाता है, क्योंकि कल उठ के लेटेस्ट से कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है और एक फैक्ट्री ओपन करनी है, तो ये आप प्लान मैनर में विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कर सकते हो। अच्छा, लेटेस्ट से मुझे कल उठ के एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, 4 डिपार्टमेंट से मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग डिपार्टमेंट बनाना है, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज करने की, तोड़ मरोड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक नया डिपार्टमेंट ऐड कर दूंगी, उसका अलग मैनेजर, अलग असिस्टेंट मैनेजर, अलग एम्प्लॉयज होंगे, इसीलिए एक्सपांशन एंड ग्रोथ आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाबू एक बार आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो ना, तो सेम स्ट्रक्चर में ही आप एडिशंस कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ बाबू? तो मैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयज है उनको हम डिपार्टमेंट वाइज, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाइज रोल दे देते हैं। अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उनको कह देते हैं कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप देखोगे, सारा गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, अचीव करना, ये सब आपका काम है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना मैनेज करता है, प्रोडक्शन मैनेजर अपना डिपार्टमेंट मैनेज करता है, फाइनेंस मैनेजर अपना डिपार्टमेंट मैनेज करता है। तो इससे ना उनका जो मैनेजरियल स्किल्स है वो डेवलप होना, जब आप चीज़ें डेलीगेट करते हो, ठीक है, जब अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देते हो, काम करने के लिए अथॉरिटी देते हो, उनसे काम करवा के लेते हो, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ है ना उनका भी डेवलपमेंट होता है, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, वो काम कर पाते हैं, काम को सीख पाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन याद रखना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है, केस स्टडी के तौर पे भी आ सकता है।
ठीक है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो जब एक कंपनी को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और एक कंपनी को हम जब डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑलरेडी मैं इसके एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप्स, फंक्शनल, डिविजनल बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते बेटा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ मेनी एम्प्लॉयज कैन बी मैनेज्ड बाय अ मैनेजर at a point of time। ठीक है, जैसे मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे पूछा जाता है कि भाई तुम एक साथ कितने लोगों को हैंडल कर पाओगे। मैं कहती हूँ कि भाई देखो, मैं एक साथ 10 लोगों को आराम से हैंडल कर सकती हूँ। मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 10। आप एक मैनेजर हो, आपको पूछा जाता है कि भाई तुम एक साथ कितने लोगों को संभाल लोगे। आप कहते हो भाई हम तो एक साथ 12 लोगों को हैंडल कर सकता है, तो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 12। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर एक साथ कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का हिस्सा कैसे हो गया, क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो शेप है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या तो टॉल हो सकता है या तो फ्लैट हो सकता है। तो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो टॉल होगा या फिर वो फ्लैट होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। चलिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेटे से कि हम यहाँ पे कहते हैं एक मैनेजर है, ठीक है, और उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे 2। वो कहता है कि भाई मैं एक साथ 2 ही लोगों को यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अंडर जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम भी एक साथ 2 ही लोगों को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 7 एम्प्लॉयज है। 7 एम्प्लॉयज के लिए हमने कितने लेवल यहाँ पे बनाए, तो ये है आपका लेवल 1, ये है आपका लेवल 2 और ये है आपका यहाँ पे लेवल 3, ठीक है। अब दूसरा मैनेजर है, दूसरा मैनेजर कहता है कि भाई देखो मैं तो ना एक साथ आराम से यहाँ पे 4 लोगों को या 5 लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। वो क्या कहता है कि मैं तो एक साथ यहाँ पे 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग या 7 लोग या 10 लोग को भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप तो एक काम करो कि आप है ना, हमारे पास 7 एम्प्लॉयज है, तो 7 को आप ही अकेले यहाँ पे मैनेज करो, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या देखेगा, या आप देख लेना। तो मैंने उस मैनेजर के अंडर टोटल यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज दे दिए, तो टोटल यहाँ पे उस मैनेजर के अंडर मैंने 7 एम्प्लॉयज जो है दे दिए। कितने दे दिए बेटा, तो 7 एम्प्लॉयज यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 8 एम्प्लॉयज है, 1 मैनेजर एंड 7 उसके अंडर मैंने दे दिए। लेकिन 8 लोगों में भी कितना यहाँ पे लेवल्स हो गया, तो ये एक लेवल हो गया और ये दूसरा लेवल हो गया। तो यहाँ पे मेरे 8 एम्प्लॉयज है, 8 एम्प्लॉयज होने के बाद भी टोटल 2 लेवल्स है, मतलब ये मैं कह सकती हूँ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये एक टॉल स्ट्रक्चर है। तो टॉल स्ट्रक्चर कब बनेगा, फ्लैट स्ट्रक्चर कब बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या नोट डाउन करना है, व्हेन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट is less, the organizational structure will be tall, ठीक है। तो जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का शेप कैसा होगा, टॉल होगा, लंबा होगा, ओके। एंड व्हेन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट is more, the organizational structure
विल बी फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का शेप डिजाइन करता है, या तो वो टॉल हो सकता है या तो वो फ्लैट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका लेस है या फिर मोर है। और इसीलिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग का एक कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटा हम जाते हैं, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कभी भी आप कोई भी कंपनी के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शंस होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। कौन से बेटा? तो सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो तो या तो आप यहां पे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकते हो या फिर आप यहां पे एक डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल से समझा चुकी हूं। थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल डिटेल में करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, व्हेन द departments in an organization are made on the basis of functions performed, it is known as functional structure। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पूरी कंपनी को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, कि कौन क्या काम कर रहा है, सिमिलर काम को हम ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे मार्केटिंग से जुड़े सारे काम को हमने इकट्ठा किया और उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, प्रोडक्शन से जुड़े सारे काम को इकट्ठा किया और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया। तो जब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, कि क्या क्या काम किया जा रहा है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा? तो इसको हम यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे बनाते हैं। सिमिलर एक्टिविटीज को हम ग्रुप करके, जैसे प्रोडक्शन से जुड़ी सारी चीजें हैं उसको ग्रुप करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू? इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तो उसको भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, फिर उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? वो फंक्शनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मान के चलो आपकी कंपनी में आप चूज करते हो कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ जाओगे, आप डिपार्टमेंट्स बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों आपको ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर को चूज करना है। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर एक डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, एक पर्टिकुलर काम, एक्टिविटी या टास्क पे फोकस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के काम पे फोकस करेगा, बार बार लगातार मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा और उस काम को अच्छे से एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का काम देखेगा, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन होगी और वो उसको एफिशिएंटली से कर पाएगा। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, थोड़ा सा गौर से पढ़ना, कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट यहाँ पे आसान हो जाता है। एक डिपार्टमेंट में एक नहीं अनेक लोग होता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, टीम लीडर है, 10 अलग से एम्प्लॉयज है। तो सभी एम्प्लॉयज अपने आप पे प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन कौन से टास्क पे यहाँ पे फोकस करेगा। ठीक है, तो विद इन द डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन होता है, डिपार्टमेंट में जो अलग अलग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
देखो बेटा, एज अ मैनेजर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है, एक ही काम के ऊपर फोकस करना है। मार्केटिंग के मैनेजर हो तो सिर्फ मार्केटिंग देखोगे, ना एचआर देखना है, ना फाइनेंस देखना है, ना प्रोडक्शन देखना है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखना है। तो एक ही चीज पे जब फोकस करना होता है, एक ही काम पे जब आपका मेन फोकस होता है, तो वो चीज को करना, उसको मैनेज करना यहाँ पे आसान हो जाता है। साथ ही साथ आप इसकी वजह से एफिशिएंसी ला सकते हो, प्रॉपर यूजेज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड कर सकते हो, कंपनी का कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम यहाँ पे फंक्शन स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से पहले डिवीजन ऑफ वर्क करता है कि भाई कौन क्या काम करेगा, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होगी। तो इससे हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करके कॉस्ट को लोअर रख के, मतलब ना हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं, ना ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो रही है, सबको अपना काम क्लियरली पता है, तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी ला सकते हैं, यहाँ पे जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, एंड दैट इज इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। लेट अस से कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, कोई नया वर्कर आया आपके डिपार्टमेंट में, तो आपको उसको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देनी होगी। लेकिन क्या आप उसको मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस की ट्रेनिंग दे रहे हो? नहीं। हर एक मैनेजर को अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी या एक ही चीज की यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल एक्टिविटीज की ट्रेनिंग नहीं देनी है। और इसीलिए बिकॉज आपको एक सिंगल चीज की ट्रेनिंग देनी होती है, ट्रेनिंग देना और काम को सिखाना और सीखना दोनों आसान हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज ड्यू अटेंशन इज गिवन टू डिफरेंट फंक्शंस। यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो सारे फंक्शंस पे प्रॉपर फोकस होता है। मार्केटिंग पे भी फोकस हो रहा है, फाइनेंस पे भी हो रहा है, एचआर पे भी हो रहा है, प्रोडक्शन पे भी हो रहा है। तो सारे फंक्शंस के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे फोकस करके कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। लेकिन यही अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा उसके डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरली क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट सिर्फ अपना काम, अपना गोल, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। मार्केटिंग कहता है देखो भाई मेरे को अपने काम, अपने ऑब्जेक्टिव से मतलब है, प्रोडक्शन क्या कर रहा है, एचआर क्या कर रहा है, फाइनेंस क्या कर रहा है, मेरे को क्या लेना देना। बट ये चीज गलत हो जाती है। आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट, अपने काम, अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करोगे तो कंपनी का जो ओवरऑल गोल एंड ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव होगा। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और लोग है ना कंपनी के ओवरऑल जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको यहाँ पे भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हूं बट बिटवीन डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूं, ठीक है। तो विद इन डिपार्टमेंट तो अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सारे वर्कर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके कौन क्या काम करेगा, कौन किस चीज पे फोकस करेगा, ये प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करके हो जाता है। पर अगर मैं बात करती हूँ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसको एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्शन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। पर ये चीज होती नहीं, सब अपना काम अपने डिपार्टमेंट पे इतना फोकस हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जो भी कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अचीव करना है, और ये चीज हम भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि लोग जो है सेम स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब जैसे मार्केटिंग के लोग हैं उनको सिर्फ मार्केटिंग की नॉलेज है, कल उठ के अगर फाइनेंस का कोई काम आ गया, एचआर का काम आ गया, प्रोडक्शन का काम आ गया, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको बस एक ही डिपार्टमेंट, एक ही काम की यहाँ पे नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। काफी बार ना बिटवीन डिपार्टमेंट झगड़े भी हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि देखो भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मैक्सिमम सेल्स मिले, ज्यादा से ज्यादा मुझे सेल्स मिलने चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं तो डिस्काउंट ऑफर दे देता हूँ, बोल देता हूँ फ्लैट 50% ऑफ, ब्लैक फ्राइडे सेल, क्रिसमस सेल बोल के सस्ता में निकाल देता हूँ, तो प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, मेरा तो गोल अचीव हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ए, जा 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 जा, तू इतना डिस्काउंट देगा तो मेरा तो नुकसान है ना, मेरा तो रेवेन्यू लॉस है ना, मैं कहीं को डिस्काउंट देने दूं। अब ये डिपार्टमेंट्स के बीच पे भी ना झगड़े हो जाते हैं, सब अपना अपना फायदा, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के गोल्स देखते हैं और दूसरे का नुकसान होने देते हैं और फिर हो जाता है झगड़े, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, गोल्स अचीव नहीं हो गया, किसकी जिम्मेदारी? सब इसकी टोपी उसके सर करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए हमारे कंपनी का जो सेल्स टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, तो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास गए, हमने बोला कि भाई तुमको सेल्स का टारगेट दिया था वो पूरा कैसे नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई? मार्केटिंग मैनेजर ने कहा देखो सर, प्रोडक्ट बिकेगा तब वो जब वो अच्छा होगा,
इस बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इतना बेकार प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी इतनी बेकार है कि लोग उसको खरीद ही नहीं रहे। अब हम क्या करें भाई, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट हमको बेचने दे दिया। ठीक है, वो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर के पास कि भाई तुमने इतना इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट काहे बनाया, हाँ तुमको क्या प्रॉब्लम थी अच्छा क्वालिटी बनाने में, हमने कब बोला था कम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है सर देखो, प्रोडक्ट अच्छा तब बनेगा जब रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, हाँ रॉ मटेरियल अच्छा खरीदने का, अच्छा क्वालिटी का खरीदने का तो पैसा चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेरे को पैसा ही नहीं दिया, मैं क्या करूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के बोला कि भाई क्या हो गया, पैसा देने में क्या दिक्कत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है सर देखो मेरे को दिक्कत कोई नहीं है, बट पैसा होगा तो मैं दूंगा, वरना कहाँ से लाके दूंगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स ही नहीं किया तो पैसा ही नहीं आया, पैसा आया नहीं तो मैं दूं कैसे। तो ये तो ऐसे हो गया किसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बोलता है इसकी गलती, कोई बोलता है उसकी गलती, कोई बोलता है उसकी गलती। तो ये इसकी टोपी उसके सर हो जाएगा, हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे, किसकी क्या गलती थी ये हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सोचते हैं कि हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर कब अपनाना चाहिए। ऑब्वियसली इसके कुछ लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस है, बट कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है या बेनिफिशियल होता है। देखो सिंपल तरीके से अगर आपको ध्यान में रखना है ना, एनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिंगल और वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या तो इसको हम कह सकते हैं यूनी प्रोडक्ट कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो एक सिंगल प्रोडक्ट या वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है। फॉर एग्जांपल लेटे से आप बेकरी आइटम्स बनाते हो तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, सिर्फ बेकरी आइटम्स बनाते हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है या सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी कंपनीज के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे सूटेबल होता है। साथ ही साथ अगर आप कहते हो मेरे को मेरे कंपनी में स्पेशलाइजेशन चाहिए, मेरे कंपनी में जो एक्टिविटीज है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, तो आपके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है, ठीक है। बट अगर आपके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी में डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे अपना सकते हो। तो जब आप एक कंपनी की डिपार्टमेंट्स बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जैसे अमूल का एग्जांपल लिया तो अमूल मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, तो डिपार्टमेंट्स बने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो अमूल बनाता है, तो इसको हम यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। याद रखना हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर का अपना अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल यहाँ पे अगेन एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि हम यहाँ पे अमूल का ही एग्जांपल लेते हैं। जाहिर सी बात है अमूल में सबसे पहले यहाँ पे होगा उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि अमूल यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बना रहा है फिलहाल। कौन से दो प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो एक वो बना रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स बोलूंगी तो उसमें दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर सब आ जाएगा। एंड दूसरा लेटेस्ट है वो यहाँ पे बना रहा है चॉकलेट्स, ठीक है। तो अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे ना, तो डेयरी प्रोडक्ट्स का अपना अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, फिर उसका यहाँ पे एक HR डिपार्टमेंट अलग से है, फिर उसका यहाँ पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अलग से होगा, ठीक है, और उसका जो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अलग से यहाँ पे होगा। इस सिमिलरली अगर मैं चॉकलेट्स की बात करूं ना, तो चॉकलेट डिपार्टमेंट का भी एक अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा ही होगा। जैसे चॉकलेट डिपार्टमेंट है तो चॉकलेट के लिए भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, उसका भी अलग से एक HR डिपार्टमेंट होगा, उसका भी अलग से एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एंड उसका भी अलग से एक यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के बेसिस पे, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर होता ही होता है, ठीक है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसका डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी अमूल के केस में बता चुकी हूँ। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर का सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे फोकस करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेशल फोकस यहाँ पे दिया जाता है। सेकेंड यहाँ पे बेनिफिट है फास्ट डिसीजन मेकिंग।
अब कल उठ के मेरे को चॉकलेट की पैकेजिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए मुझे डेयरी प्रोडक्ट या डेजर्ट प्रोडक्ट इनको तो पूछने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोडक्ट को लेकर आपके डिसीजन आप खुद ले सकते हो विदाउट कंसल्टिंग द अदर डिपार्टमेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पे फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, कल उठ के अमूल की चॉकलेट्स नहीं बिक रही है, तो उसका जिम्मेदारी या उसका ब्लेम वो डेयरी प्रोडक्ट्स पे या डेजर्ट्स पे या बेकरी आइटम्स पे इसके ऊपर तो नहीं डाल सकता। आपकी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आप ये इल्जाम अब दूसरों पे नहीं डाल पाओगे, राइट। नेक्स्ट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को मल्टीपल रोल्स के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे आप चॉकलेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो चॉकलेट का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सबके लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जहाँ पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एरियाज में यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कल उठ के लेटर से आपको एक्सपांड करना है, एक नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आप इजीली एक्सपांशन एंड ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर करते हो तो इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, तो 5 प्रोडक्ट है तो 5 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 5 एचआर डिपार्टमेंट, 5 फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो रिसोर्सेज लोग ज़्यादा चाहिए और इसीलिए आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट बनता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट चॉकलेट है तो मैं सिर्फ चॉकलेट पे फोकस करूंगी कि भाई चॉकलेट की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा कैसी हो। अब बटर बिक रहा है नहीं बिक रहा है, दूध बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आइसक्रीम बिक रही है नहीं बिक रही है, मेरा लेना देना नहीं है। बट इसमें कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट तो आप भूल ही गए। एक प्रोडक्ट बिकेगा बाकी नहीं बिकेंगे तो कंपनी तो सक्सेसफुल नहीं बन रही। तो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है, ओवरऑल जो बेनिफिट है वो तो आपने इग्नोर ही कर दिया, सिर्फ अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर लिया, ठीक है। इसमें भी भाई साहब लड़ाइयाँ हो जाती है। एक अगर मान के चलो मैंने चॉकलेट को ज्यादा मार्केटिंग का पैसा दिया, ठीक है, तो मेरे को कल उठ के डेयरी डिपार्टमेंट बोलेगा भाई मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे को भी पैसा चाहिए। कल उठ के मेरे को आइसक्रीम डिपार्टमेंट बोलेगा चॉकलेट को तो मार्केटिंग का ज्यादा पैसा दिया, मेरे को कम कर दिया, ऐसा कैसा चलेगा। तो यहाँ पे बिटवीन डिपार्टमेंट्स भी झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज इंक्रीज इन कॉस्ट। ज्यादा रिसोर्सेस माने तो ज्यादा खर्चा, जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स उतने ज्यादा लोग, उतने ज्यादा लोग तो उतनी ज्यादा सैलरी, वेजेस, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से मेरा जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से केस में एज अ कंपनी मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे चूज करना चाहिए? सिंपल शब्दों में, अगर आप एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, अगर आप एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, आप एक नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हो, तो आपके लिए सबसे सूटेबल होता है दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। अच्छा, फिलहाल एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो बट आगे जाके आपका ऑलरेडी प्लान है जहाँ पे आप एक्सपांड करोगे, न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट ऐड करोगे, तो अभी से भाई तुम चुपचाप डिविजनल स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहते हो, आपको चाहिए कि हर एक डिवीजन एक सिंगुलर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे फोकस करे, उसका जो सक्सेस है उसको देखे, तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। गौर से देखोगे ना तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस डिविजनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एनीवेज आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2 होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। लेकिन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वो 2 हो जाते हैं। कौन से? तो एक जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बाबू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो कंपनी की मैनेजमेंट खुद बनाती है, जहाँ पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन क्या पोजीशन पे काम करेगा, किसकी कितनी अथॉरिटी होगी, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। तो कौन किसके टीम में, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा, ये कंपनी का मैनेजमेंट तय करती है। डिपार्टमेंट्स कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है, किसकी कितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना जो कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है, वो डिसाइड करती है किसकी कितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसका क्या पोजीशन और काम होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
अब अगर मैं इसके फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बेटा सबसे पहला फीचर है कि कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी की मैनेजमेंट अपने आप क्रिएट करती है, खुद से क्रिएट करती है, सो दैट कंपनी में सिस्टमैटिक वर्किंग यहाँ पे हो। और इसका मेन पर्पस एक ही है कि हम कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इसको अचीव कर सके। साथ ही साथ जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें हर एक व्यक्ति की क्या पोजीशन है, क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, क्या अथॉरिटी है, ये प्री डिसाइडेड होता है, राइट। साथ ही साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी डिसाइड करता है। अब जैसे किसकी अथॉरिटी आपसे ज्यादा है तो वो आपका बॉस है, किसकी अथॉरिटी आपसे कम है तो वो आपका सबॉर्डिनेट है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी डिसाइड करता है। स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो चेन ऑफ कमांड है, कौन किससे बात कर सकता है, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबॉर्डिनेट, तो उसी हिसाब से स्केलर चेन डिसाइड होता है। तो ये जो स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन है ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के अपने फायदे और नुकसान है, बट कोई भी कंपनी को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला एडवांटेज या बेनिफिट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो बेटा, हम जब एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट पोजीशंस पे डिवाइड करते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाते हैं, ये हम क्यों करते हैं? सो दैट सभी लोग यहाँ पे कंपनी के जो भी गोल्स है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है, उसके ऊपर फोकस कर सके और कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में उनकी मदद कर सके। तो इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम गोल्स के ऊपर काम करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता, क्योंकि पहले से हम डिवीजन ऑफ वर्क कर रखते हैं, किसका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, क्या अथॉरिटी है, वो प्री डिसाइडेड होता है। तो सब अपने अपने काम पे फोकस करते हैं, कोई भी ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही चेन ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन जो है, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे क्रिएट होता है। कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, वो इसी से हमें पता चलता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वर्किंग के ऊपर फोकस करता है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम पे फोकस करते हैं, वर्क रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, काम को लेकर बातें होती है और काम के ऊपर मेजॉरिटी फोकस किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कारण ही वही होता है कि कंपनी में सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग हो, प्रॉपर यहाँ पे काम हो सके। साथ ही साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अचीव करने में मदद करता है। कौन किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, किसका क्या काम होगा, जिम्मेदारी होगी, ये पहले से यहाँ पे बता देता है, ठीक है। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले इसमें डीले इन एक्शन होता है, क्योंकि हम स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ए बी को पूछेगा, बी सी को पूछेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा, एफ जी को बोलेगा। तो यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो करने की वजह से एक डीले इन एक्शन होता है, क्योंकि हम चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, ये सिर्फ काम के ऊपर फोकस करता है और वर्कर्स की जो सोशल नीड्स है, सोशलाइजिंग जो है, एक दूसरे से बातचीत करना, अपने इमोशन शेयर करना, इसको अवॉइड कर देता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, इट फोकसेस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ काम के ऊपर फोकस होता है एंड वर्कर्स की जो साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स है इसको हम कंप्लीटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए एक सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनना जरूरी होता है, जो कि है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहले तो इसको समझो। अब एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं। तो डेली आप ऑफिस जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, बातचीत होती है, आइडियाज एक्सचेंज होती है, ठीक है, पसंद नापसंद एक दूसरे की जानते हो। तो इससे हम दोस्त बना लेते हैं, हमारे जो कलीग्स है वो हमारे दोस्त बन जाता है। तो दोस्तों का ना एक ग्रुप बन जाता है। अब जरूरी नहीं कि सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे होंगे, पर इनके एक दूसरे से जमती है, बातचीत होती है, तो ऐसे खाने साथ बैठते हैं, बाहर साथ जाते हैं, तो इनका ना दोस्तों का एक ग्रुप बन जाता है और यही ग्रुप को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑफिस होगी, लोग जाएंगे, मिलेंगे, तब तो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनेंगे ना। इसको कंपनी का मैनेजमेंट नहीं बनाता, ये खुद बन जाता है। जिसके जिसके साथ जमती है, जिसके साथ ट्यूनिंग बैठती है, वो एक दूसरे ऐसे ग्रुप्स बना लेता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, वो खुद क्रिएट होता है, इसको कभी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करती। लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जिसके जिसके साथ जमती है, ट्यूनिंग बनती है, वो अपने आप का एक ग्रुप बना लेती है और इसी ग्रुप को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कहते हैं।
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की जो सोशलाइजिंग नीड्स है, साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स है कि हमें एक दूसरे से बात करना है, अपनी बातें एक्सचेंज करनी है, अपनी खुशी बांटनी है, गम बांटना है, इसको एक तरीके से यहाँ पे पूरा करता है। इसमें कोई भी स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक वर्किंग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि खुद से क्रिएट होता है, इसको कभी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करती। साथ ही साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे पूरा करता है। एंड ये कोई भी फ्लो ऑफ अथॉरिटी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, इसमें स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं होता। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करूं, पहला एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें कोई स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं होता, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही क्विक होता है। नेक्स्ट, ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज पूरे करते हैं। आप कोई भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं है काम से जुड़ी बात हो, आप अपनी खुशी, अपने गम बांट सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में भी एक तरीके से मदद करता है। एम्प्लॉयज जब साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्टेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो डेडिकेशन से भी काम करते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस है। काफ़ी बार यहाँ पे बिकॉज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन नहीं होता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, तो काफ़ी बार अफवाहें फैल जाती है। दूसरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज भी होता है एंड प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स भी होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, कंपनी में कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई नई पॉलिसीज आ रही है, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स ना एक साथ आ जाता है, ऐसे प्लान करते हैं कि हम सब मिलके इसको अपोज करेंगे, हम सब आवाज़ उठाएंगे, हम सब साथ में खड़े रहेंगे। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें जब बदलाव आ रहे होते हैं हम उसको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट पे दबाव डालते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत तरीके से कंपनी के लिए नुकसानदायक भी बन सकती है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक यूज की बात करें तो बेटा सबसे पहला स्ट्रेटेजिक यूज है, द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज टुगेदर टू सपोर्ट एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। देखिए, इनफॉर्मल ग्रुप की जो नॉलेज है, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने दोस्तों को इंकरेज कर सकते हो। ठीक है, उनको चीज़ें सिखा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, और एक दूसरे को करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपना काम बेहतर करने के लिए मदद कर सकते हो। नेक्स्ट, इस पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी किसी से भी बात करता है, ऐसे ग्रेप वाइन घूमती है ना, किधर भी ऐसे 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 घूम के चढ़ जाती है, तो यहाँ पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, और इसकी वजह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। तो कभी भी कोई अर्जेंट बात है जो सब तक पहुँचानी है, तो इनफॉर्मल ग्रुप से पहुँच जाती है। ठीक है, अगर आप इनके साथ कॉपरेट करते हो प्रॉपरली, अगर इनके साथ एज अ मैनेजर आप कम्युनिकेट करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपको करेक्ट फीडबैक मिल सकता है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी इनसे मिल सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। देखो, पहली चीज तो समझो, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। डेलीगेशन में यहाँ पे जो भी होता है वो दो पार्टीज, दो लोगों के बीच में होता है, दैट इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो डेलीगेशन में क्या होता है, एक सुपीरियर जो है वो अपना काम और अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है। अब जैसे मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास बहुत काम है, अब अकेले तो सब कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने कुछ काम जो मेरा सबऑर्डिनेट कर सकता है, मैंने वो काम उसको दे दिया, काम करने की अथॉरिटी भी दे दी, क्योंकि हेनरी फ्योल ने मुझे बोला था भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी देनी है, तो मैंने काम दिया और अथॉरिटी भी दे दी, उसको बोला कि भाई ये काम तुझे करना है, जल्द से जल्द मेरे को करके दे दे। इसी को हम डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी करते हो अपने सबऑर्डिनेट को, उसको काम के साथ साथ यहाँ पे पावर और अथॉरिटी टू कंप्लीट द वर्क भी देते हो। ठीक है, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को याद रखने के लिए आप आरा कह सकते हो। आरा मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप अथॉरिटी की बात करो तो अथॉरिटी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, द पावर टू टेक डिसीजंस।
ठीक है। तो अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी कभी भी पावर टू टेक डिसीजन होता है, मतलब यहाँ पे अथॉरिटी जो है एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है, उनको बताता है कि भाई देखो ये तुम्हारा काम है और काम तुम अपने तरीके से करो। उसके पास पावर टू टेक डिसीजंस होते हैं और उसके पास अथॉरिटी होती है टू कंप्लीट द वर्क। तो कभी भी अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देना, डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे देना, ये डेलीगेशन का हिस्सा होता है। दूसरा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट द गिवन टास्क efficiently and effectively। तो भाई मेरा कोई मैनेजर है, मेरा कोई बॉस है, उसने मुझे कोई काम दिया है, तो काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सुपीरियर्स होती है कि उन्होंने अगर कुछ काम दिया है, कुछ टास्क दिया है, तो मुझे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो जब यहाँ पे मेरे को डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है, मुझे मेरा मैनेजर काम डेलीगेट करता है, काम करने के लिए अथॉरिटी देता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है वो काम को सही तरीके से पूरा करना, राइट। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। ठीक है। अब कल उठ के मेरे को अगर कोई काम मेरे सुपीरियर ने दिया, मैं वो काम नहीं कर पाई कोई भी XYZ कारण से, भाई सुपीरियर तो पूछेगा ना, भाई काम क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत हो गई, तो मेरे को आंसर करना पड़ेगा, मेरे को जवाब देना पड़ेगा, मेरे को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, भाई काम क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। तो इसी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। देखो बेटा, अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो याद रखना अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। याद रखना अकाउंटेबिलिटी cannot be transferred और delegated। और ये समझाने के लिए ना एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये कहता है कि एज अ मैनेजर आप अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, आपका कोई सबॉर्डिनेट है उसको आप काम दे सकते हो, काम पूरा करने की जिम्मेदारी भी दे सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पास ऑन नहीं कर सकते। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मेरे को यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने टारगेट दे रखा था कि मुझे एक महीने में कम से कम 500 मोबाइल फोन्स यहाँ पे बेचने हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। अब मेरे अंडर 5 सेल्समैन है, मैंने 5 सेल्समैन को 100 मोबाइल का टारगेट दे दिया। महीने का 500 बेचना था ना, तो 5 को 100 का टारगेट दे दिया। अब 4 लोग ने तो बराबर 100 मोबाइल यहाँ पे बेच लिए, उससे ज्यादा भी बेच लिए, लेकिन 5वां जो वर्कर था बेचारा बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ 40 यूनिट यहाँ पे बेच पाया। एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे देखा तो मैंने सिर्फ 450 यूनिट बेचे थे। तो मैं नहीं कह सकती कि सर मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती, वो वर्कर बीमार पड़ गया उसको जाके पूछो। नहीं, अगर मुझे काम दिया था, मुझे टारगेट दिया था, मैं खुद करूं किसी और से करवाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट काम होना चाहिए। और काम नहीं होता है तो जवाब मुझे देना है, आंसरेबिलिटी मेरी बनती है, ना कि उस सेल्समैन की। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये कहता है कि अगर आपको कोई काम या कोई टास्क दिया गया है, भले आप वो काम अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करो, अथॉरिटी डेलीगेट करो, उनसे करवा के लो, लेकिन अगर काम नहीं होता है तो अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी फिर भी आपकी रहेगी, वो पास ऑन नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि जाके वो सेल्समैन से पूछो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंस, या तो आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे हो सकता है। देखो बेटा, एज अ मैनेजर अगर आप सोचोगे सारा काम आप देखोगे, सारा काम आप करोगे, सब कुछ आप करोगे, तो हो ही नहीं पाएगा। तो आपके पास बहुत सारा काम है, तो आपको अपना काम डेलीगेट करना होगा, दूसरों से करवा के लेना ही होगा, तब जाकर आपका काम सही से होगा, चीजें आप सही से कर पाओगे, चीजें आप सही से मैनेज कर पाओगे। एंड जनरली मैनेजर जो रूटीन काम होता है, जो सिंपल काम होता है, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होता है, वही डेलीगेट करता है। जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो मैनेजर को खुद देखना होता है, जैसे प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, वो मैनेजर खुद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। जब आप एम्प्लॉयज को काम देते हो, काम करने की जिम्मेदारी देते हो, काम करने के लिए जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसका पावर देते हो, तो इससे एम्प्लॉयज का भी तो डेवलपमेंट होता है ना। जब उनको काम दिया, काम करने के लिए अथॉरिटी दी, डिसीजंस लेंगे, गलतियां करेंगे, गलती से सीखेंगे, तब जाके तो वो भी ग्रो एंड डेवलप यहाँ पे होंगे। तो एम्प्लॉयज को भी एक मौका मिलता है कि भाई वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपनी एबिलिटी को डेवलप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कल उठ के आपके मैनेजर ने आपको कोई एक जिम्मेदारी दी,
तो भाई कोई आपको कोई जिम्मेदारी कब देगा? जब उनको लगेगा कि आप उसके काबिल हो, जब आप वो चीज कर पाते हो, जब आप में वो कैपेबिलिटी है ना? तो मेरे को अगर मैनेजर ने कोई काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, अरे वाह मेरे को काम दिया, मतलब वो मेरे को अच्छा समझते हैं, मेरे को काबिल समझते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो वर्कर्स है, जो सबॉर्डिनेट्स है, वो मोटिवेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। देखिए बेटा, डेलीगेशन करने से ही एज अ मैनेजर आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे, आपके सबॉर्डिनेट्स यहाँ पे स्किल्स एंड अपनी काबिलियत को डेवलप कर पाएंगे, तब जाकर तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा ना। कल उठ के मैं कहती हूँ सारा काम मैं करूंगी तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कल काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो सब मैं ही करूंगी, कैसे करूंगी? डेलीगेशन करूंगी तब तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। तो भाई कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ये डेलीगेशन से ही पता चलता है। अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं आपको कहती हूँ रमेश डेलीगेटेड अ पार्ट ऑफ हिज वर्क टू सुरेश। तो रमेश ने अपना काम सुरेश को डेलीगेट किया, रमेश ने काम सुरेश को दिया, मतलब रमेश यहाँ पे कौन हो गया बाबू? तो रमेश यहाँ पे हो गया आपका सुपीरियर। और सुरेश कौन हो गया? तो सुरेश यहाँ पे बन गया आपका सबऑर्डिनेट। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस कहता है दैट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो डेलीगेशन से ना कोऑर्डिनेशन भी बेटर होता है, आप सामने वाले को उसका काम बताते हो, काम करने के लिए जो अथॉरिटी है वो दे देते हो, तो इससे सामने वाले को क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, वो क्लियर हो जाता है, और डिविजन ऑफ वर्क हो जाता है, कौन क्या काम करेगा ये भी क्लियर हो जाता है, तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर्स। देखो मैनेजर्स सारा काम नहीं कर सकते, और करने जाएंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो जो लेस इंपॉर्टेंट काम है, ऑपरेशनल काम है, रूटीन वर्क है, वो किसी और को दे देता है। इससे मैनेजर्स अपने काम पे, अपने इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर बेटर फोकस कर पाते हैं और उसको ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चॉइस होती है, या तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन अपना सकते हैं या तो डिसेंट्रलाइजेशन अपना सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो कंपनी में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे कंपनी को हम एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे कुछ ही लोगों के पास यहाँ पे कंपनी का सारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है। बाकी लोग जो है यहाँ पे कंपनी में उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो डिसीजन लेता है उनके इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, बाकी उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पासिंग और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी to the lowest level of management। ठीक है, तो जब मैं कहती हूँ पासिंग और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सबके पास अपने काम को लेकर अथॉरिटी होगी, मेरा जो काम है उसका डिसीजन मैं खुद लूंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग सारे डिसीजंस ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें सारे एम्प्लॉयज के पास यहाँ पे अथॉरिटी होती है, जिसका जो काम है, जो पोजीशन है, उसके पास उस मुताबिक यहाँ पे अथॉरिटी होती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर होती है। साथ ही साथ सिलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी होता है। ऐसे नहीं कि मैं अपनी पूरी अथॉरिटी किसी को दे रही हूँ, उसका जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उस मुताबिक उसको अथॉरिटी यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट, ये डिसेंट्रलाइजेशन हम तब करते हैं जब हमको लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो कम्पिटेंट है, केपेबल है, वो खुद से अपने डिसीजंस यहाँ पे ले सकते हैं।
नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन जो है इंडिकेट करता है कि सारे एम्प्लॉयज चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, वो कम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस है और उनमें उतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने काम को लेकर खुद के डिसीजंस ले सके। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले इनिशिएटिव अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स डेवलप होता है। जो सबऑर्डिनेट्स है उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सिंस उनको काम दे दिया है, काम का डिसीजन मेकिंग दे दिया है, तो प्रॉपर फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ जो है यहाँ पे अपना काम भी करते हैं। कल उठ के अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई तो वो उसको खुद से सॉल्व भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति बॉर्न मैनेजर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पैदा होते ही वो मैनेजर बन गया, अपने आप को स्किल्स आ गई, नहीं। जनरली मैनेजर बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो एक्सपीरियंस से आती है। जब आप काम करते हो, डिसीजन लेते हो, गलतियां करते हो, उससे सीखते हो, तब आप एक अच्छे मैनेजर बन पाते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोगों को काम के साथ साथ अथॉरिटी भी दे रहे हैं, वो अपने काम को खुद हैंडल कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है खुद फेस करते हैं, डिसीजंस खुद लेते हैं, तो इससे वो आगे जाके एक मैनेजर बनने के काबिल भी बन पाते हैं। राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि आपको अपने काम के डिसीजंस खुद लेने हैं, ना किसी को पूछना है, ना किसी की परमिशन लेनी है, तो आप क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है रिलीव्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो बेटा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारे डिसीजंस लेना है, जिसका जो काम है उसके मुताबिक उसको अपने डिसीजंस लेना है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए एक ऐसे रिलीफ वाली बात हो जाती है कि भाई मेरे को बस अपना काम देखना है, हम अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। देखिए, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन हो सकता है, बट आप चाहते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, एक्सपैंड करे, तो आप सेंट्रलाइजेशन अपना नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप करते हो तो इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड एक्सपैंड होने में भी मदद हो जाती है। नेक्स्ट है दैट इज बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन में ना हम लोगों को काम देते हैं, काम के साथ साथ अथॉरिटी भी दे देते हैं, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी उनकी। देखो भैया, आपका काम है, जो करना है, जैसे करना है वो आप देख लेना। काम अच्छा हुआ तो वाहवाही भी आपकी, गलत हुआ, कोई दिक्कत आए तो भाई अकाउंटेबिलिटी भी आपकी, आप जिम्मेदार हो, हमको कुछ मत बोलना। तो इससे क्या बेटर कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे आपको बार बार सुपरविजन हुआ, नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या बाकी है, ये नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई हमारे काम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, कल उठ के काम नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे जवाब भी देना होगा। ठीक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है दोनों में तो सेम हो रहा है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे अथॉरिटी पास ऑन हो रही है सबऑर्डिनेट को, बट ऐसा नहीं है। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन की तरह ही है, बट डेलीगेशन में जो अथॉरिटी पास होती है वो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में यही काम पूरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करें तो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों भी हो सकता है। कुछ लेवल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें सेंट्रलाइजेशन है, उसके सारे डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजर लेता है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन है, ये भी हो सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का इंटरडिपेंडेंस होता है, दोनों में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन रखो। कहीं पे मुझे लगता है कि मेरे जो वर्कर्स है वो केपेबल नहीं है टू मेक डिसीजन, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर ब्रांच, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में मैं सेंट्रलाइजेशन भी रख सकती हूँ। तो ये समझो कि कोएग्जिस्ट करता है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जगहों पे सेंट्रलाइजेशन, कुछ जगहों पे डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। ठीक है। चलिए, साथ ही साथ अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन एज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन की बात करूँ, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ पे जो भी पासिंग ऑन ऑफ अथॉरिटी होता है, जो भी यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, जबकि डेलीगेशन में यही चीज होती है बट बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट होती है। तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है। डेलीगेशन तो लोगों के बीच में होता है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का ही बड़ा वर्जन है। ठीक है। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फर्क समझने के लिए एक डिस्टिंग्विश है जिसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के स्कोप की बात करें, ठीक है, तो देखो डेलीगेशन में ना सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। डेलीगेशन हमेशा एक सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। एक सुपीरियर डिसाइड करता है कि भाई मुझे अपना कौन सा काम, कितना काम अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करना है।
लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, पूरी की पूरी कंपनी इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो डेलीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दैट मैनेजर जो अपना रूटीन लेस इंपॉर्टेंट काम में सबॉर्डिनेट को देके अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है सो दैट हम क्विक डिसीजंस यहाँ पे ले सके और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड एक्सपैंड कर सके, राइट। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन में मैनेजर्स अथॉरिटी तो पास ऑन सबॉर्डिनेट्स को कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैनेजर्स को पता है कि कल उठ के मेरे सबॉर्डिनेट ने काम नहीं किया तो जवाब तो मेरे को ही देना पड़ेगा, तो बार बार ना सबॉर्डिनेट को टोकते हैं, बार बार उसके काम में इंटरफेरेंस करते हैं, ये हुआ कि नहीं, कितना हुआ, कितना बाकी है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो इसमें ना फ्रीडम नहीं होता है सबॉर्डिनेट्स के पास कि वो अपना काम अपने मर्जी से कर सके, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम होता है, क्योंकि ना डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, तेरा काम तेरी अकाउंटेबिलिटी, नहीं हुआ तो भाई तू देख लेना क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार कोई सुपरवाइज नहीं करता है, पूछता नहीं है क्या हुआ, कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ। स्कोप की बात करो तो बिकॉज ये दो लोगों के बीच में होता है तो ये एक नैरो कंसेप्ट है, एंड बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है तो इसीलिए ये एक ब्रॉड कंसेप्ट यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो तो डेलीगेशन की जिम्मेदारी मैनेजर की होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन की जिम्मेदारी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। एसेंशियल की बात करो तो डेलीगेशन जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि मैनेजर सारा काम एक साथ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करो तो वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि बेटा मैं चाहूं तो मैं मेरी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन भी तो रख सकती हूँ। पर्पस क्या है, मैनेजर्स का बर्डन जो है काम का वो कम हो। इधर पर्पस क्या है कि सभी लोग अपने अपने काम को खुद संभाले, खुद अपने काम के डिसीजंस ले। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी देखो तो यहाँ पे मैनेजर अथॉरिटी पास ऑन करता है, जबकि यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो अथॉरिटी पास ऑन करता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ डिस्टिंग्विश से आपका जो कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है दोनों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश एग्जाम के लिए करके जाना है। कुछ क्वेश्चन से बेटा सॉल्व करते देखते हैं कितना हमें समझ में आया, क्या हम करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला सवाल है, इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क का परफॉर्म। बार बार बोला था, इट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा, इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैनेजर्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जॉब्स, दिस इज नोन एज डैश। तो एक मैनेजर एक समय पे एक साथ कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो बेटा इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अज्यूम्स आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। तो आंसरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन कहता है डेलीगेशन इज अ प्री रिक्विसाइट टू द डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रीजनिंग कहता है इट एनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। क्वेश्चन ये कहता है, असर्शन ये कहता है कि डेलीगेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। रीजन ये कहता है सो दैट मैनेजर जो है अपना काम हाई प्रायोरिटी अपना जो समय है हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पे इस्तेमाल कर सके। अच्छा, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। डेलीगेशन जरूरी है, और क्यों जरूरी है, क्योंकि मैनेजर्स अपना ध्यान जो है, अपना समय जो है जरूरी काम के ऊपर डाल सके, रूटीन काम जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर सके, ठीक है। दोनों में कनेक्टिविटी है कि नहीं, बिकॉज लगा के देख लो। Delegation is a prerequisite to efficient functioning of an organization because managers can use his time on high priority activities. Connect तो हो रहा है, ठीक है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A, ठीक है। आगे जाते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, स्टेटमेंट 2 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अब आपको ये बताना है कि भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये तो भैया अभी आप ही मेरे को बता दो, नीचे कमेंट करके सही आंसर आपको बताना है। जो जो सही आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं करूंगी एक थम्स अप, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है एंड हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
आगे और ऐसे वीडियोस के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एडिशनल केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस का भी वीडियो लेकर आए, वन शॉट रिविजन ऑफ फुल बिजनेस स्टडीज़ भी यहाँ पे लेकर आए। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।